बाजार इस वक्त ऐसे मोड़ पर है जहां पर लोगों का व्यू दोनों तरह का बिल्कुल बराबर बन रहा है। कुछ लोग बेहद बुलिश हैं, जिस तरह की तेजी बनती हुई दिख रही है, और कुछ लोगों को लगता है कि बाजार फंडामेंटल से कहीं आगे जाकर भाग रहे हैं। तो ऐसे में रुकावट के खतरे भी है। ढेर सारे ट्रिगर्स हैं, हमारे अपने बाज़ारों के, हमारे अपने भी, और विदेशी बाज़ारों से, अमेरिका से भी। कई सारे सेक्टर्स और कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो भरपूर एक्शन में हैं, तो कुछ बिल्कुल सुस्ती के साथ ऐसे ही कोई एक्शन में नहीं। साथ ही म्यूचुअल फंड्स में भी नियमों के मुताबिक, नए नियमों के मुताबिक ढेर सारा एक्शन है। तो ऐसे में बाजार की दशा, दिशा और गाइडेंस देने के लिए हम बात करने जा रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और हिंदुस्तान के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएशन एक्सपर्ट रामदेव अग्रवाल सर से, जो कि चेयरमैन हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के और को फाउंडर भी। रामदेव सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। तो सबसे पहले तो मैं आपका मूड चेक करना चाहता हूँ, आप इस वक्त बुलिश हैं, बेरिश हैं, या फिर न्यूट्रल हैं? न्यूट्रल है अभी। मतलब आप सिर्फ मूड की बात करें तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, बट बाकी तो परमानेंटली अवर पोर्टफोलियो पोजीशन तो बुलिश ही है ना। बिल्कुल। फुल्ली इन्वेस्ट तो है। बिल्कुल, और ये चीज़ तो हमने आपसे सीखी है कि जी, ये चीज़ हमने आपसे सीखी है कि ख़राब बाज़ार हो तब भी बहुत अच्छे मौके मिलते हैं, और अच्छे बाज़ार में भी मौके भले ही कम मिले लेकिन मिलते ज़रूर हैं। तो चलिए, मूड न्यूट्रल क्यों है और स्टॉक्स पर बुलिश क्यों है, ये बताइए सर। नहीं, देखिए एक तो जैसे दो चार और कंसर्न आ रहे हैं कि ये जो कोरोना जो है यूरोप और हमें सेकेंड वेव भी आ सकता है, और काफ़ी ज़ोर से वापस कुछ जी। कंट्रीज़ में, जर्मनी, यूके वगैरह में काफ़ी वापस से आ रहा है। सो दैट कुड बी, मतलब इससे क्या हो सकता है कि जो कोरोना का जो प्रॉब्लम है, ये प्रोलॉन्ग हो सकता है। जो अभी जो बाज़ार की समझ है कि भई फरवरी, मार्च तक कैसे कर खत्म हो जाएगा और अगला साल जो 21-22 होगा, वो नॉर्मल होगा। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा ये मच मोर प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है। तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर बिहेवियर, ये काफ़ी इम्पैक्टेड रहे काफ़ी लंबे समय के लिए। तो बिज़नेसेस को रिकवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा। वो एक बात है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ने जो इंडिया में जो स्टिमुलस जो आना चाहिए, फिस्कल स्टिमुलस, वो डिले होते आ रहा है क्योंकि उनके खुद के रेवेन्यू सिचुएशन और फिस्कल सिचुएशन काफ़ी टाइट है, या जो भी समझ है उनकी, उसके हिसाब से काफ़ी डिले होते आ रहा है। तो उससे रिकवरी भी डिलेड होगा। तो ऐसा लग रहा है कि ऑन द होल कि इंडियन रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी थोड़ा डिले होगा। ठीक बात है। तो रिकवरी थोड़ा सा धीमे होने की उम्मीद है। मैं पहले एक बार ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करता हूँ, फिर हमारे लोकल बाज़ारों की बात करूँगा। अमेरिका के इलेक्शन नज़दीक है। आमतौर पर इलेक्शन के पास जाने पर बाज़ार थोड़ा सा डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो अमेरिका में जो एक तरफा तेज़ी, और ख़ास तौर से आईटी शेयरों में जो इतनी बड़ी तेज़ी चल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? क्या ब्रेक लगने की संभावना है? सिर्फ स्पीड ब्रेकर आएगा, या फिर पूरा यू टर्न हो जाएगा? कि मेरे तो समझ के बाहर की बात है अमेरिकन मार्केट्स। लेकिन जो 3 नवंबर को जो उनका जी। इलेक्शन है, वो एक बहुत बड़ा इवेंट है फॉर द ग्लोबल हम्म, इकोनॉमी, फॉर अमेरिकन इकोनॉमी एंड पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट्स, क्योंकि ट्रम्प साहब जो है, उनको वो अपना सक्सेस या काफ़ी उनका लगाव है वॉल स्ट्रीट से। सो उनके ना आने से, यदि मान लो वो नहीं आया, रिइलेक्ट नहीं हुए, तो पॉलिसी चेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे और बहुत ज़्यादा अनसर्टेन, मतलब उससे नया एक लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी आएगा। और यदि वो आ गए तो हो सकता है कि जो करंट रैली है वो वापस एक नई नए एनर्जी के साथ में हम्म। आगे बढ़े। तो लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि वो इलेक्शन का आउटकम क्या होगा। तो वो अनसर्टेनिटी जो है, वो 3 तारीख तक चलते रहेगी, जब तक वो बैलेट बॉक्स खुलेंगे नहीं। सो ये 1 डेढ़ महीना जो है ना, वहाँ से वॉल स्ट्रीट में एट बेस्ट होल्ड करेगा या थोड़ा वीक ही टाइप का रहेगा, वॉलेटाइल रहेगा, इस टाइप का कुछ होगा, ऐसा लगता है। ठीक बात है। तो अमेरिका के इलेक्शन पूरी दुनिया भर के बाजारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कुछ अमेरिकी फेड ने कहा है कि 2023 तक हम ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे, चाहे इन्फ्लेशन कहीं भी जाए, क्या उससे एक लाइसेंस है अगले 2 साल के लिए कि दुनिया भर के बाजारों में इक्विटी में बड़ी मंदी नहीं आएगी, तेज़ी जितनी भी हो? हाँ, इससे एक बात तो है कि जो एसेट्स, प्रोड्यूसिंग एसेट्स हैं, ग्रोइंग एसेट्स हैं, देखिए क्या हो रहा है कि जो के शेप रिकवरी की बात कर रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि वो उस टाइप का जी। कुछ होगा। उसमें क्या होगा, करीब 1/3 और 40% ऑफ द कंपनीज ये जो विन करेंगी, एंड अगेन 30, 40, 50% ऑफ द कंपनीज विल गो डाउन। तो ये कंप्लीटली डिवाइडेड होगा। देखिए कोरोना का अंत तो होगा ही होगा, 6 महीने लगे, 12 महीने लगे, जो भी लगे, लेकिन जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड होगा वो बहुत अलग होगा। कई चीजों में बहुत अलग अलग होगा।
तो उससे जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे आपका ट्रैवल में है, टूरिज्म में है, होटलिंग में है या ईटिंग आउट है, मीटिंग विद द पीपल आर कंसर्न, इवन बिजनेस मीटिंग्स आर कंसर्न। और आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप अब वापस पुराने न्यूज़पेपर पढ़ेंगे क्या? मतलब जो कागज में जो बेस्ड है, फिजिकल बेस्ड है, वो पढ़ेंगे क्या? यदि वो नहीं पढ़ेंगे आप तो पेपर इंडस्ट्री का क्या होगा? तो ऐसे बहुत सारे रिपरकशन है, वो डिपेंड करेगा कि कंज्यूमर बिहेवियर, सी अल्टीमेटली वर्ल्ड इकोनॉमी इज बिल्ट अराउंड हुँ, कंज्यूमर्स। तो ये कंज्यूमर जो है, उसमें कितना बदलाव आएगा? देखिए आपका अभी 6 महीना हुआ है, तो एक लेवल का बदलाव समझ में आ रहा है। लेकिन यदि ये 12 महीना हो गया, 18 महीना हो गया, तो इसमें बदलाव कितना परमानेंटली आ जाएगा कि भई हम आपको हमको अभी बिज़नेस के लिए हमको ट्रैवल करने के लिए, सब ज़ूम से करेंगे या डिस्टेंस से करेंगे। तो उससे तो बहुत कुछ अंतर पड़ेगा, है ना? कई चीज़ें अच्छी भी होंगी और कई चीज़ें खराब भी होंगी। कॉस्ट कम हो जाएगा तो कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ जाएँगे। जी। तो ये अच्छा आपका जो सेल्स मार्केटिंग जो है पहले बहुत पैसे में कम होता था, अब बहुत कम पैसे में बहुत ज़्यादा होगा। तो इसमें बेनिफिट किसको होगा हुँ, जिसका जो सक्सेसफुल कंपनी है और जो बड़ी कंपनीज़ हैं, वो पहले से पहले टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करेंगे एंड जो पहले 20% या 30% तक पहुँचते थे, वो 50 और 60% तक पहुँचेंगे। तो जो स्केल का जो एक मज़ा आएगा, हुँ। जो सक्सेसफुल कंपनी है, बड़ी कंपनीज़ हैं, उनको और यदि एजाइल मैनेजमेंट है, तो वहाँ पर मेरे ख्याल से एक क्लियर विनर्स आएँगे वहाँ। कंपेयर टू छोटी जो मीडियम हुँ, साइज़ कंपनी थी और छोटी कंपनीज़ थी, वो इस रेस में, पोस्ट कोविड रेस में हुँ। मेरे ख्याल से कॉम्पीट करने में तकलीफ होगी। ठीक बात है। अच्छा सर, भारतीय बाज़ारों के लिए इस वक़्त एक खबर के लिहाज़ से जो एक सबसे बड़ा ट्रिगर लोग मानकर चल रहे हैं वो ये कि चीन के साथ सीमा पर जो तनाव चल रहा है, उसका आगे किस तरह से किस लेवल पर क्या कितना जल्दी सॉल्यूशन आता है। इसको कितना बड़ा रिस्क आप बाज़ार के लिए मानते हैं, पहली चीज़? और दूसरा ये कि क्या अगर ये रिस्क कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, स दोनों जगह शांति का संकेत आए, तो क्या बाज़ार और तेज़ी से भाग सकते हैं? अभी तक ऐसा मतलब समझ है कि ये है तो बहुत चिंताजनक चीज़, लेकिन मतलब फाइनली इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा लगता है अभी। मतलब दोनों तरफ से काफ़ी कंस्ट्रेंट है, हुँ, हुँ। दोनों तरफ से ट्राई कर रहे हैं कि भाई कैसे भी करके ये मामला डिप्लोमेटिक लेवल पे सुलझ जाए। ये एस्केलेट ना हो। हुँ, हुँ। लेकिन ये टेंशन चलते रहेगा और मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा चलेगा। लेकिन मेरे को लगता है कि अ, ये है तो सीरियस मैटर लेकिन अभी मेरे को लगता है कि इट मे नॉट गो टू फुल फ्लेज्ड वॉर और एनीथिंग लाइक दैट। उस टाइप का डेंजर मुझे नहीं लगता है लेकिन मेरा असेसमेंट हुँ। बहुत शैलो है इसमें। हुँ। अच्छा, दूसरा तो जो एक बड़ा खतरा है भारतीय बाज़ारों के लिए, जैसा आपने कहा भी कि अभी कई देशों में कोरोना की सेकंड वेव शुरू हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का खतरा हमारे यहाँ भी है? जिस तरह से कोरोना के आंकड़े आ रहे हैं, क्या वो बाज़ार की तेज़ी को डिस्टर्ब कर सकते हैं? देखिए अभी तो पहला राउंड ही खत्म नहीं हुआ, अभी भी हम लोग पीक आउट ही कर रहे हैं, 1 लाख के आस-पास केस है, 90-95 केसेज़ हैं। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि टॉप आउट हो मैं 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है कि वहीं रुका हुआ है 90-95 हज़ार में। तो हम तो अभी पहले राउंड से ही बाहर नहीं निकले हैं। उनका तो मतलब सेकंड राउंड मतलब यदि वहाँ सेकंड राउंड हो सकता है, तो इंडिया में तो पक्का हो सकता है सेकंड राउंड। तो पूरा कोविड का जो रिज़ॉल्यूशन है और वैक्सीन का एफिकेसी जो है अच्छा वैक्सीन भी सिर के ऊपर आ गया है। अभी वैक्सीन इज़ नॉट कि ऐसा पाई इन द स्काई नहीं है कि मतलब कभी आएगा ही नहीं। तो या नवंबर में आएगा, जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, यही हुँ, बात है बस। जब आएगा तो कितना एफिकेसी होगा कि 3 महीने के लिए अच्छा होगा, 6 महीने के लिए अच्छा होगा, साल भर के लिए अच्छा होगा, ये बात कितना इम्यूनिटी कितने दिन के लिए मिलेगा? ये भी कुछ पता नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि भई 20-30 कोविड वैक्सीन कैंडिडेट्स जो है पूरे वर्ल्ड में अलग-अलग लेवल पे उसका ट्रायल हो रहा है और इंडिया मतलब इट माइट टर्न आउट टू बी वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट नेशंस इन प्रोड्यूसिंग वैक्सीन्स फॉर वेरियस इनोवेटर्स, चाहे वो रशियन हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे अमेरिकन हो और इंडियंस जो 3-4 हैं वो उनके। तो यहाँ पर ये बात जो है काफ़ी बड़ी होगी और हो सकता है कि हुँ, फर्स्ट क्वार्टर 20 में वी शुड सी एक या 2 कैंडिडेट्स जो है ना वैक्सीन के, ये पक्के आने चाहिए। सो वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दूसरा देखिए कई रिफॉर्म्स हो रहे हैं, साइलेंटली काफ़ी रिफॉर्म्स है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो है, ऐसा इट इज़ बिल्ड आउट टू बी वेरी लार्ज रिफॉर्म। बहुत बड़ा सेक्टर है, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज़ देयर। तो वहाँ पर जो है बॉटम ऑफ द हुँ, पिरामिड में या फार्मिंग कम्युनिटी है, उनको फ्री करना, उसका इफ़ेक्ट अगले साल तो नहीं आएगा, लेकिन अगले 4 मतलब इसका जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। यदि पॉज़िटिवली ये अच्छे से एग्ज़ीक्यूट हो, तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है और और मेरे ख़्याल से लगता है इसका इफ़ेक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर भी पड़ सकता है क्योंकि यदि आपका फूड ग्रेन हुँ, सप्लाई हुँ, स्टेबल हो, प्राइसिंग स्टेबल हो, तो उससे इन्फ्लेशन के ऊपर हुँ, अंतर पड़ सकता है। यदि आपका हुँ।
ऑनियन यदि अनलिमिटेड मतलब यदि फार्मर इज इंसेंटिवाइज राइटली टू प्रोड्यूस ऑनियन इन से मिलियंस ऑफ टन्स, हुँ, तो भाव भी क्यों बढ़ेगा उसका? तो ये चीज़ जो है ये हुँ, रिफॉर्म जो है ये छोटा लगता है, मालूम नहीं पड़ता है इतना, लेकिन इसका इफ़ेक्ट और इसका इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट जैसे आपका यदि फार्मर्स के लिए अच्छा होता है, तो फूड ग्रेन प्राइसेस के लिए भी अच्छा हो सकता है और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन के लिए अच्छा हो सकता है। तो ये ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ठीक बड़ा बात। मूवमेंट है और इसका भी समझना चाहिए कि ट्रैक्टर्स को बनाना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र इनपुट्स को बनाना पड़ेगा या जो वहाँ के कंज्यूमर हुँ, हुँ, आइटम्स हैं रूरल इंडिया में, उनके ऊपर बनना पड़ेगा, क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनीज़ के ऊपर बनना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, 50-60% ऑफ पॉपुलेशन इज़ इम्पैक्टेड। तो उधर भी कुछ हुँ, हुँ। पॉज़िटिव साइंस वाली कंपनीज़ आ सकती हैं और आप देखें फर्टिलाइज़र कंपनीज़ जो हैं या केमिकल कंपनीज़ हैं या रूरल ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं, वो काफ़ी अच्छा किए हैं अभी बाज़ार में। एब्सोल्युटली। मैं आपसे इस पर सवाल पूछने ही वाला था, लेकिन कि आपने पहले ये इस पर जवाब दे दिया, बता दिया कि ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक बड़े रिफॉर्म के तौर पर देखा जाए जो किसान बिल पास किया गया है और उससे काफ़ी कुछ बदलाव आगे होते हुए दिखेंगे। आइए सर, कुछ और बदलाव हुए हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, उस पर मैं आपसे एक राय लेना चाहता हूँ। जो कुछ मल्टी कैप फंड्स के लिए जो एलोकेशन की लिमिट सेबी ने वापस से तय की है, आप कैसे देखते हैं उससे और इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए मतलब उनका सोचना रेगुलेटर है, उनका सोचना सही है कि भई इट इज़ नॉट ट्रू टू द लेवल व्हेन इट्स ए मल्टी हुँ, कैप। लेकिन देखिए ये सबसे बड़ा कैटेगरी है और इसमें पॉपुलर है, इसमें मेरे ख्याल से कस्टमर्स का कोई कंप्लेंट नहीं है और देखिए हुँ, जो मल्टी कैप जिस ढंग से उन्होंने नाम तो एक दिया हुआ है, ये क्या होता है, एक नाम होता है कैटेगरी का और दूसरा है उसके सामने डिस्क्रिप्शन होता है कि फंड मैनेजर क्या कर सकता है। तो उसमें ये मैंडेट था जब ये कैटेगरी आया कि भाई आप 65% इक्विटी रखें एंड 35% कुछ भी कर सकते हैं। सो 65% इक्विटी में भी आपने जो है ना कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि मल्टी कैप है, आपको जो खरीदना हो खरीदिए। तो बेसिकली 65% इक्विटी प्लस हुँ, 35% बैलेंस फ्री इक्विटी, सो 100% यू आर अलाउड टू मैनेज द वे यू वांट। सी क्या है देखिए, इक्विटी मैनेजमेंट में ये बहुत डिफिकल्ट है कि कम से कम रिस्ट्रिक्शन रहो तो उतना अच्छा है, क्योंकि ऐसे भी आइडिया ज़्यादा आते नहीं हैं। जो फंड मैनेजर है उसको आइडिया का कंस्ट्रेंट बहुत रहता है, तो उसको जो आइडियाज़ आता है तो जितना फ्लेक्सिबिलिटी रहे उसको कि भाई मैं आज 5% या 10% मैं स्मॉल कैप खरीदूँ, कल जाके मालूम पड़ा कि लार्ज कैप की हालत बहुत खराब है, कंटिन्यूअसली फॉर 5 इयर्स ओनली मिड एंड स्मॉल चल रहा है। तो ऑब्वियसली जितने ये मल्टी कैप फंड्स हैं, वो धीरे-धीरे उनके रेशियोज़ बढ़ेंगे इधर, क्या नाम है, जो अभी 70, 75, 80% जो लार्ज कैप है वो दैट विल बिकम 60-65%, बट दैट फ्लेक्सिबिलिटी हैज़ टू बी विद द फंड मैनेजर। अब सवाल क्या है, रेगुलेटर की जो मंशा है, जो उसकी उनकी जो इच्छा है कि भाई इट इज़ नॉट ट्रू टू द लेवल, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करें कि भाई आप जो अभी के जो फ्रेंड्स हैं, उनको आप फ्लेक्सी कैप का परमिशन दें उनको। उनको उनको री-लेबल कर दीजिए, उनको बोलिए कि इट इज़ अ फ्लेक्सी कैप दिस थिंग। तो जो अभी का जो ये है एंड देन दैट मल्टी कैप बिकम्स अ न्यू कैटेगरी एंड देयर वी कैन अगेन लॉन्च to the level, we can launch हुँ, हुँ। new funds and expand the mutual fund business and go ahead about it, because regulator has the two roles, one of that of regulation and second is that of development. So यदि वो डेवलपमेंट की तरफ देखेंगे तो इससे पूरा म्यूचुअल फंड बिजनेस हुँ, एक्सपांड होगा, कस्टमर्स विल गेट व्हाट दे वांट एंड इन अ बेस्ट पॉसिबल फैशन। हुँ। तो सर, जो लोग सोच रहे हैं कि इन इन बदलावों के चलते ढेर सारी खरीदारी आएगी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, स्पेशली स्मॉल कैप शेयरों में, जो क्या ये सोचना ठीक है, या फिर ऐसा फंड मैनेजर कोई यूफोरिया में जल्दबाजी में खरीदेंगे नहीं, दूसरे रास्ते काफ़ी अवेलेबल हैं? आप कैसे देख रहे हैं इसे? क्योंकि ये समझ के शेयर खरीदना गलत है। आप शेयर खरीद रहे हैं, आपको कोई बहुत छोटी हाँ। कंपनी 200 करोड़ की कंपनी है, आपको पसंद है, अच्छा लगता है, उसका क्वालिटी अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, रीज़नेबल प्राइस मिल रहा है, आप डेफिनिटली खरीदें। लेकिन ये सोच के कि हुँ। ये मल्टी कैप वाले 30-40 हज़ार का शेयर खरीदेंगे, मैं पहले से खरीद लेता हूँ और जब ये आएँगे तो उनको मैं बाद में बेचूँगा, मेरे ख्याल से ये गलत है। सट्टा नहीं करना चाहिए इसके ऊपर। ठीक ठीक बात है। और वैसे भी फंड मैनेजर्स ज़्यादा स्मार्ट हैं आम इन्वेस्टर से। अगर कोई ये सोचे कि मैं आज खरीद के 3 महीने बाद फंड मैनेजर को बेच दूंगा, तो शायद वो गलत होगा। हुँ, लेकिन एक और चीज़ है सर, एक्शन सेकेंडरी मार्केट में नहीं,
प्राइमरी मार्केट में भी भरपूर है, एक के बाद एक धमाकेदार आईपीओ आ रहे हैं, लिस्टिंग और तगड़ी हो रही है, लिस्टिंग के दिन डबल हो रहे हैं पैसे। आपके गुरुदेव ने अमेरिका में पैसे डबल किए, आप यहाँ पर डबल कर रहे हैं। ये आईपीओ मार्केट में जो ये इतना सारा एक्शन है, ये वाकई में सही है या यूफोरिया है सर? ये आईपीओ मार्केट काफ़ी दिन से बंद था और लिक्विडिटी बहुत भयंकर है। आप देखिए जी। इसमें क्या नाम है आपका जो फिक्स्ड इनकम है ये तो एकदम क्रैश हो गया 4-5% मिलता है। तो ये क्या है डोमेस्टिक इन्वेस्टर को उतना पसंद है नहीं। मतलब कि फिक्स्ड इनकम इतना लो रेट अच्छा लिक्विडिटी जाए कहाँ फिर? सो देयर इज़ लॉट ऑफ आइडल लिक्विडिटी। अच्छा सेकेंडरी मार्केट में भी नेट-नेट इन्वेस्टर्स ने उतना कमिट नहीं किया लास्ट 1 डेढ़ 2 साल में। So there is a lot of liquidity sitting on the fence and they have become speculative. ये देखिए जितने आईपीओ आते हैं they are looking for a pop 20%, 30%, 40%। तो जहाँ से 10-20% की जगह दिखी तो वो कहानी बड़ी रहती है फिर उसमें वो आउट ऑफ कंट्रोल आता है 100 टाइम सब्सक्रिप्शन। सो ये जो चीज़ जो है ये एक्सेस एक्सेस लिक्विडिटी की कहानी है। अब इसमें मेरे ख्याल से सरकार को चाहिए कि भी उनको रेवेन्यू की तकलीफ है तो डाइवेस्ट अभी दिस इज द टाइम टू डाइवेस्ट लेफ्ट राइट एंड सेंटर सो दैट जितना भी डिमांड है ये मेरे समझ में आ रहा है देखिए कि बाजार में अच्छे शेयर की बहुत डिमांड है और इसके इश्यूअर्स हम्म। यदि मान लो गवर्नमेंट वालों को करने का है तो दे शुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू लिक्विडेट देयर पोर्टफोलियोज मतलब गवर्नमेंट को जितना भी लाख 2 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने का है अब देखिए वो हैप्पीएस्ट माइंड में 1,06,000 करोड़ का डिमांड है 700 करोड़ के इशू के लिए हम्म। तो मतलब आप सोचिए कि कितना बड़ा मतलब में लिक्विडिटी ओवरहैंग है इक्विटी मार्केट मतलब जो डिजायर है इक्विटी इन्वेस्ट करने का लेकिन उतने अच्छे शेयर नहीं मिल रहे हैं तो ये जो लिक्विडिटी का जो ओवरहैंग है और ये बढ़ते आएगा इक्विटी लिक्विडिटी ओवरहैंग यदि मान लो ग्रोथ नहीं आया इकोनॉमी में तो ग्रोथ कैपेक्स होगा नहीं ग्रोथ कैपेक्स नहीं होगा तो ये सब आइडल खड़े रहेंगे सब रिस्क कैपिटल तो ये आई थिंक इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट टू ऑफलोड सम गुड शेयर्स इन द मार्केट ठीक बात है। तो अच्छा सर, अब इस पूरे लॉकडाउन में शायद आपने भी नहीं सोचा होगा जितना आपका सेक्टर बड़ा एक्शन में रहा है। सारे ब्रोकर्स के यहाँ अकाउंट ढेर सारे खुले हैं, वॉल्यूम्स एक्सचेंजेस में बढ़ रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर बड़े फिर से एक्शन में आ रहे हैं कि वही कि घर पे बैठे बैठे चलो कुछ नहीं तो ट्रेडिंग ही किया जाए, थोड़ा पैसा बनाया जाए, और पैसा बना भी है। आईपीओ कैम्स का आ रहा है, एंजल का आ रहा है, और सारी ब्रोकिंग कंपनियों के रिजल्ट्स भी दमदार आए हैं। क्या इस सेक्टर की री रेटिंग हो रही है या फिर ये 4 महीने की चांदनी है? अनिल सबसे मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल सेक्टर इज ब्रोकिंग सेक्टर आई एम टेलिंग यू मैं तो 30 साल से हूं मैं इसमें जब जब सोचो कि बहुत तकलीफ आने जी। वाला तो बूम आता है और जब लगता है बूम अब चलेगा लंबा तो बस्ट हो जाता है वो तो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल है बट इट इज अ मतलब ये क्या है देखिए हम्म। इसमें अभी जो जैसे आप जीरो इंटरेस्ट रेट की बात की जीरो इंटरेस्ट रेट टिल 23 वो 23 का कोई मतलब नहीं है दिल बी जीरो हम्म। टिल दे नीड टू बी जीरो 23 से क्या 30 तक भी जीरो में रहेंगे और यदि मान लो इन्फ्लेशन ज्यादा दिखा 21-22 में तो तब भी भाग जाएंगे लेकिन अभी फोर्सेबल फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट नीचे दिखता है ग्लोबली और इसके चलते मेरे को लगता है कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रहेगी और इक्विटी वैल्यूएशन फॉर गुड कंपनीज विल बी फैंटास्टिक तो ये एक्साइटमेंट बना रहेगा अभी बुकिंग इंडस्ट्री में और उसका वॉल्यूम भी बढ़ते आएगा और दूसरा क्या है कि कंसोलिडेशन हो रहा है कि एक तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और दूसरा नंबर ऑफ प्लेयर्स एक्टिव प्लेयर्स जो बोल रहा है स्केल की आप बात किया शुरू में वो चीज़ यहाँ भी काम कर रही है तो कई छोटे ब्रोकर्स जो हैं या तो हम्म। एक्सपांड नहीं कर रहे हैं या आउटराइट बंद कर दे रहे हैं तो उससे हो क्या रहा है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द कंट्री आर रिड्यूसिंग द एक्टिव प्लेयर्स आर रिड्यूसिंग जो मार्केट शेयर है वो टॉप 50 ब्रोकर्स का या 25 ब्रोकर्स का वो बहुत कंसोलिडेट होते जा रहा है तो डबल बेनिफिट है ओके। तो अच्छा सर, एक और चीज़ जो नए इन्वेस्टर्स अभी पिछले 4-6 महीने में जुड़े हैं और उन्होंने बाजार में न तो उतार चढ़ाव देखा है नहीं नुकसान, उम्मीद करें ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा हर वक्त होगा ये तो संभव है नहीं। तो उनके लिए क्या सलाह होगी, क्या राय होगी, किस तरह की तैयारी रखें अगर बाजार में थोड़ा भी करेक्शन आए, ऊपर नीचे हो, तो सावधानियां क्या रखनी चाहिए फर्स्ट टाइमर्स के लिए? देखिए आप यदि इन्वेस्टर की बात किए हैं सी इन्वेस्टर स्पेकुलेशन में जी। डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है यदि आप द पीपल हु आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग वो यदि अच्छी कंपनी खरीदेंगे इस बाजार में भी तो एक तो जब भी बाजार का पीक आउट होगा 1 साल 1.5 साल 2 साल में या जब भी तो उनको करेक्शन होगा ही होगा मतलब बाजार का गिरना या उनके शेयर का दाम गिरना गलत चीज़ नहीं है ये नॉर्मल प्रोसेस है लेकिन आप पहली बार देखते हैं क्योंकि आप नए हैं तो उससे डरने की जरूरत नहीं है और यदि इन्वेस्टर हैं तो आपको वो ट्यूशन फीस भरना ही पड़ेगा वो करेक्शन आपको देखना ही पड़ेगा और दर देखना पड़ेगा और वहां से फिर वापस बाजार चलेगा आपके शेयर चलेंगे
तो ये जो अप एंड डाउन का जो जर्नी है, हुँ, डाउन से टेम्परेरी एंड अप से परमानेंट, जो इंडिया का जो कहानी है कि मतलब मैं देखा हूँ 85 से 300 साढ़े 300 का सेंसेक्स अभी 35,000 37,000 हो गए। हुँ, तो ये जो 100x मेरे सामने हुआ है, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन में हो गया, लेकिन हुँ, वो फेथ होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, क्या होता है जब आप एंटर करते हैं, आप यंग हो, आपका एज आपके साइड में है, तो हुँ। आपको 20, 25, 30 साल के लिए, 50 साल के लिए कमिट होना पड़ेगा बाज़ार में। तब जाके आपके पैसे की कंपाउंडिंग होगी और इतने पैसे बनेंगे कि आपको हिसाब नहीं आएगा। ठीक बात है, बिल्कुल। अच्छा अच्छा सर, अब सवाल मेरा ये है कि इस मार्केट में चलेगा क्या? कहाँ तेज़ी होगी? कहाँ अभी भी आपको लगता है कि कम्फ़र्ट है, इतना बढ़ने के बाद भी? ये जैसे कई सेक्टर जैसे ये टेक है, जो अपना इंडियन टेक है, ये ग्लोबली मोस्ट हुँ, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है और देखिए पूरी दुनिया चल रही है अभी ये टेलीकॉम और टेक के बेसिस पे। मतलब मेरे को जो समझ में आया कि भाई टेलीकॉम एंड टेक ऑन टॉप ऑफ इट, ये है जो आपको पूरी दुनिया चला रही है। हुँ, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे आपसे हम जुड़े हुए हैं अभी। आपको स्टूडियो आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम यहीं से कर रहे हुँ, हैं। आप भी शायद घर से ही बात कर रहे होंगे। तो राइट। ये जो टेक्नोलॉजी का जो पावर है, हुँ, ये ये इसका जो है अगले 2-3 साल में, 4 साल में और ज़्यादा उभर के आएगा। क्योंकि अभी तो क्या है कोविड में सब हुँ, जैसे था हुँ, वैसा चला रहे हैं। लेकिन यहाँ से जो है कॉर्पोरेशंस को, बिज़नेसेस को ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ से अभी टेक्नोलॉजी स्पेंड बढ़ानी पड़ेगी और उसका इम्पोर्टेंस बढ़ते जाएगा और खाली टेक्नोलॉजी तक नहीं रहेगा, इसमें सीईओ या इट इज़ अब जो ये टेक्नोलॉजी इज़ बिकमिंग पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रैटेजी। अभी पहले क्या था टेक्नोलॉजी वाज़ ओनली अ हेल्प और सपोर्ट। अभी क्या है इट इज़ बिकमिंग पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रैटेजी। तो मेरे को लगता है कि ये सेक्टर जो है हुँ, ऐसे भी ये बहुत अच्छा चलाया हुआ सेक्टर है। इसमें काफ़ी अच्छी कंपनी, छोटी, बड़ी, मिड साइज़ सब तरह की कंपनी है। मेरे को लगता है ये सेक्टर का अच्छा री-रेटिंग जैसे-जैसे अपन आगे बढ़ेंगे हुँ, और बढ़ते जाएगा। इसमें भी स्केल है, हुँ, बहुत बड़ा स्केल। इसमें ग्लोबल स्केल है हुँ, और जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये सब जितने कंपनीज़ है, एचसीएल टेकओवर है, विप्रो है, तो ये सब कंपनी का ग्लोबल स्केल है और ग्लोबल प्रॉफिट लेवल भी है। हुँ, तो ये एक सेक्टर ऐसा लगता है कि ओके, अच्छे से समझ के यहाँ पर ये इस सेक्टर में अभी भी जगह दिखता है। आपका टेलीकॉम में तो आपको मालूम है कहानी क्या चल ओके। रही है। तो वहाँ पर भी ऐसा लगता है कि हुँ, ठीक है, थोड़ी शांति है अभी आफ्टर एजीआर तो डिसीजन के बाद। लेकिन ये सेक्टर में एक्शन होगा क्योंकि इसके कारण से ही सब इंटरनेट सब जगह जा पाया है अल्टीमेटली। तो बैकबोन जो है हुँ, पूरा इनके ऊपर ही है। सो मेरे को लगता है कि इसका भी आगे अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा फार्मा तो है ही आपका बिकॉज़ ऑफ कोविड इट हैज़ हेल्थ केयर डिज़ास्टर है। हुँ, अ, एक चीज़ मैं सुनाई पड़ा कि हुँ, अभी मैं देख रहा हूँ कि लोगों में बहुत बहुत फ़ियर आ गया है बिकॉज़ ऑफ करंट कंडीशंस। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ जो है जी, उनको कुछ अनयूजुअल बेनिफिट हो सकता है इन द सेंस दैट उनका बिज़नेस कंडीशंस कैन बी वेरी ओके। गुड और एंड द प्राइसिंग पावर भी आ सकता है इन द ईयर्स टू कम। तो ऐसे हुँ, जो है आपको ये देखना पड़ेगा। देखिए अभी अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं पोस्ट कोविड के लिए। अभी जो तकलीफ है 1 साल के लिए इसको जी, तो लीप ईयर समझिए। 2021 को आप लीप ईयर समझिए। तो मेरे को तो 2 ही थीम समझ में आता है। एक तो जो पोस्ट कोविड जिसमें स्केल और जो बिज़नेसेस बढ़ेंगी, बड़ी कंपनीज़, वो एक स्ट्रैटेजी नज़र आता है। और दूसरा एक है कि जहाँ पर अर्निंग्स पावर नहीं टूटा है, लेकिन अर्निंग्स टूट गए हैं। आप समझे आप? हुँ, हुँ, जैसे जैसे सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर का जो अर्निंग्स पावर है वो जी, 46-47 रन्स है। हर बार बैटिंग करेंगे। लेकिन कभी-कभी वो ज़ीरो में भी आउट होते हैं। हुँ, तो अभी कंपनीज़ का कई हुँ, लोगों का मतलब जो कंडीशन जो है वो ज़ीरो हुँ, अर्निंग्स हो गए। इसका मतलब ये नहीं है उनका अर्निंग्स पावर खत्म हो गया। लेकिन बाज़ार परफेक्ट। में वो जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बात ऐसी बताई आपने कि हाँ, भले जी, हाँ, सो ये जो अर्निंग्स पावर इंटैक्ट है, जैसे आपका एविएशन है। एविएशन जी, में 2 टाइप की कंपनी है। एक कंपनी जो जीतेगी और एक कंपनी और जो 2-3 कंपनी जिनकी बहुत बुरी हालत है। हाँ, तो बाज़ार ने हुँ, क्लियरली डिफरेंशिएट कर दिया। जो विनर होगा वो भी उतने ही घाटे में है अभी, लेकिन उसको बाज़ार बहुत अलग ढंग से वैल्यूएशन कर रहा है। और जिनका जिनका जिनकी हालत हुँ, बहुत खराब है, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो ये देखना क्या है कि भई पोस्ट कोविड दुनिया वापस नॉर्मल होगी, 99% नॉर्मल हो जाएगी। थोड़ा बहुत इधर-उधर होगा लेकिन ब्रीफली हुँ, 90-95% will be नॉर्मल। लेकिन सब कंपनीज़ नॉर्मल नहीं होंगी, एब्सोल्युटली, दुनिया नॉर्मल हो जाएगी। तो जो हुँ, कंपनी नॉर्मल होगी और ठीक जीतेगी, बात है। उनके ऊपर अपने को मतलब थोड़ा ध्यान देना चाहिए।
ठीक है सर, आखिरी सवाल, गोल्ड और रियल एस्टेट पर अगर आपका कोई व्यू है तो गोल्ड और रियल एस्टेट आगे कैसे रहेंगे? देखिए गोल्ड तो मेरे समझ में नहीं आता है बिकॉज़ इन्फ्लेशन मेरा दिखता है दुनिया में। देखिए गोल्ड प्राइस हम लोग जी। डिटरमाइन नहीं करते हैं। इंडिया वाले डिटरमाइन नहीं करते। गोल्ड प्राइस होता है दुनिया जी। में जो भी पूरा खेला है अगेंस्ट इन्फ्लेशन या डॉलर वैल्यू या जो भी। लेकिन मेरे को इन्फ्लेशन नज़र नहीं आता तो मेरे को समझ में आता है कि हाउ गोल्ड कैन कीप रैलिंग। मतलब 2000 वाला 2200-2300 हो जाए हम्म। वो बड़ी बात नहीं है। बट मेरे को नहीं लगता बड़ा तेज़ी दिखता है उसमें। लेकिन I would still think that gold is not the asset to go in. रियल एस्टेट लगता है इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपका ज़ीरो इंटरेस्ट रेट है, लिक्विडिटी है। तो लोग जो शेयर खरीदने जा रहे हैं तो अल्टीमेटली घर तो खरीदेंगे ना। तो जिनको यहाँ तो घर का एकदम मैसिव शॉर्टेज है इंडिया में। तो यदि आपका थोड़ा-सा स्टैम्प ड्यूटी भी कम हो गया है, थोड़े प्राइसेज़ कम हो जाए और इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, मॉर्टगेज रेट्स कम हो जाए, तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर ऐसा है कि इसमें वापस जान आनी चाहिए। 10-12 साल हो गया है और ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा ये जब तक नहीं चलेगा ना, तब तक ब्रॉड रिकवरी इकोनॉमी भी नहीं होगी और यदि ये चलेगा, तो आप रोक नहीं सकते कंट्री को। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत हम्म। इम्पोर्टेंट है। मैं 1-2 बिल्डर से बात कर रहा था, वो बोल रहे हैं सर काफ़ी इंक्वायरी है, हम्म। थोड़ा अच्छे अच्छे यहाँ डील्स भी हो रहे हैं, तो इतना मायूसी का माहौल नहीं है वहाँ पर, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक बात, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रामदेव सर, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, बाजार और सभी एसेट क्लास पर, इंटरनेशनल लोकल मार्केट्स पर हमारे दर्शकों को अपनी राय और गाइडेंस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे रामदेव अग्रवाल सर, चेयरमैन मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के, जो बताते हैं कि बाजार में मूड माहौल तेजी का बरकरार रहेगा, अच्छे शेयरों पर आप भरोसा करके लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते रहें। इस खास शो में इतना ही, नमस्कार।